हेलो स्टूडेंट। देखिए, बात कर रहे थे हम 11वीं क्लास से। और इससे पहले जो 11वां चैप्टर था द्रव्यों के तापीय गुण, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर 12 थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी। इसमें सबसे पहले तो जो चैप्टर का नेम ही है, ये एक अलग ब्रांच होती है फिजिक्स की। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि ऊष्मा को अदर एनर्जी में, या जो अदर्स एनर्जी है या कार्य है, उसको ऊष्मा में कन्वर्ट कैसे किया जाता है या उसको कन्वर्जेंस कैसे होगा। यानी फिजिक्स की जिस ब्रांच में आप ऊष्मा से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें पढ़ोगे कि ऊर्जा का ऊष्मा में या ऊष्मा का ऊर्जा में कन्वर्जेंस करना है, तो वो कैसे होगा, वो थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ोगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है, देखिए, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसमें, तो उन चीज़ों को जानना जरूरी है। क्या होता है कि एक होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, यानी स्थूल निकाय। स्थूल निकाय का मतलब देखिए, किसी स्थूल से मतलब होता है किसी बड़ी चीज से, मैक्रो। ठीक है। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाएगा। आप ऐसे समझ के चलिए, किसी बर्तन में गैस भरी है, उस गैस के उसमें काफी सारे अणु भी होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल एक अणु है या दो अणु है या तीन अणु है। जब हम काफी सारी मात्रा में किसी चीज की बात कर रहे होते हैं, तो हम उस चीज की बात कर रहे होते हैं स्थूल में। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्थूल सिस्टम यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी स्थूल निकाय। सेकेंड आता है माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म निकाय। तो सूक्ष्म निकाय में क्या होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि एक दो या तीन, ठीक है, एक दो या तीन अणु ना होकर इसमें बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ जो होता है केवल एक परमाणु या एक अणु, इस तरीके से होता है। यहाँ आप बात करेंगे तो यही एवोगाड्रो नियम जो होता है, अणुओं की संख्या, वो इसी के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है। दूसरी चीज आगे आता है क्लोज्ड और ओपन। तो पहले ओपन को देखें, ओपन क्या है। ठीक है। ओपन वाले में देखिए क्या होता है, ऊष्मा और पदार्थ, दो चीजें हैं। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ऊष्मा और पदार्थ, यदि दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। अब आदान प्रदान किस में होगा, तो एक होता है परिवेश और एक होता है स्रोत या निकाय। आप जो भी निकाय कह सकते हैं आप। ठीक है। निकाय, दो चीजें, परिवेश और निकाय। यदि ऊष्मा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान हो जाए, किन में, परिवेश और निकाय में, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा, खुला निकाय। ठीक है। क्लोज्ड वाले में क्या अंतर है, क्लोज्ड वाले में केवल अंतर आता है कि वहां पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो सकता, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। ठीक है। किसमें, क्लोज्ड वाले में पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी बंद में पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा, जबकि खुला निकाय जो होगा उसमें दोनों का आदान प्रदान होगा। यहां केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आइसोलेटेड यानी विलगित। ठीक है। विलगित निकाय, ये एक ऐसा निकाय है कि ऊष्मा या पदार्थ जितना एक बार निकाय के अंदर है, तो ना तो परिवेश की ऊष्मा या पदार्थ निकाय में जा सकता है, और ना ही निकाय से पदार्थ या ऊष्मा परिवेश में आ सकती है। तो इस तरह की चीज को बोलते हैं विलगित निकाय, यानी ना तो पदार्थ और ना ऊष्मा, दोनों में से किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, तो आइसोलेटेड यानी विलगित। यदि दोनों चीज का होगा तो ओपन, और यदि केवल ऊष्मा का होता है तो वो क्लोज्ड। तो ये तो थे आपके केवल सिस्टम। अब परिवेश क्या है, तो यहां आ जाता है सराउंडिंग। ठीक है। तो परिवेश से क्या मतलब होता है, देखिए, अब एक जो निकाय है, यानी जिस चीज का आपको अध्ययन करना है, और आप वो चीज जहां से अलग करके ला रहे हो। अब किसी बच्चे के ऊपर अगर किसी को कोई फाइल तैयार करनी हो, यानी उसका मानसिकता कैसी है, उसका नेचर कैसा है, सारी चीजों के बारे में आपको जानना है, तो उस बच्चे के लिए आप, बच्चा कहाँ होगा, स्कूल से, तो आप पूरे स्कूल से एक बच्चे को चुन रहे हो, तो उस बच्चे के लिए जो वो परिवेश है वो क्या होगा, उसका विद्यालय होगा। या अगर आप किसी बच्चे को समाज से ले रहे हो, यानी ऐसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने वहां उस बच्चे को देखा, उसके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है, तो जो उसके आसपास का एरिया होगा, उसकी जो लोकेलिटी हुई, वो उसका परिवेश होगा। तो नॉर्मल कहने से मतलब क्या है कि जिस निकाय को आप जहां से लेकर आते हैं अध्ययन करने के लिए, वो क्या होता है, उसका परिवेश होगा। ठीक। अब आते हैं, देखिए,
अब होता क्या है कि वस्तु जब अवस्था परिवर्तित कर रही होती है, क्या परिवर्तित कर रही होती है? अवस्था। वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि नियम होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। क्या होते हैं? नियम यानी लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स के नियम कौन से कहलाते हैं? वस्तु अवस्था परिवर्तित करते हुए ऊष्मा गति के अंतर्गत, ठीक है, या ऊष्मा से रिलेटेड जिन नियमों का पालन करेगी, ठीक है, या निकाय परिवेश के मध्य जिन नियमों का पालन होगा, वे कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक्स लॉ, ठीक है। और वस्तु जिन जिन चीजों पर निर्भर करेगी, जिन जिन भौतिक राशियों पर, वे कहलाएंगी थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट, जैसे पी, वी, टी और एंट्रोपी, ठीक है। दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी, ये चार क्या होती है? एंथैल्पी भी होती है, 5 होती है वैसे थर्मोडायनेमिक्स की जो कोऑर्डिनेट है वो 5 होते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेन है वो आपके यहाँ इस चैप्टर में 3 ही यूज हुए। क्या क्या? ताप, दाब और आयतन। तो ये किस में आते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के कोऑर्डिनेट में आते हैं, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड देखिए और भी चीजें हैं अभी, उससे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी यांत्रिक साम्यावस्था। यांत्रिक साम्यावस्था देखिए, यांत्रिकी का मतलब होता है नॉर्मल किसी वस्तु से और वस्तु पर लगाए जाते हैं बल, या किसी निकाय पर लगाए जाते हैं बल। यदि बल यानी जो निकाय है, निकाय के हर एक पार्ट पर यदि बैलेंस फोर्स लगे हुए हैं यानी संतुलित बल लगे हुए हैं, तो ऐसा जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, यानी यांत्रिक साम्यावस्था में कहलाएगा। ऐसे ही यदि केमिकल स्ट्रक्चर समय के साथ चेंज ना हो किसी निकाय की, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्यावस्था। तापीय साम्यावस्था क्या होती है? देखिए, जो सिस्टम के पार्ट हैं अलग अलग, यदि उनके टेम्परेचर इक्वल है, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, तो ये क्या कहलाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है, यानी तापीय साम्य। रासायनिक साम्य, यांत्रिकी साम्य, यानी 3 तरह के साम्य हैं। कौन कौन से? मैकेनिकल, यहाँ संतुलित बलों की बात की जाती है। केमिकल स्ट्रक्चर सेम रहेगी, यानी कोई चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। थर्मल, इसमें होता है टेम्परेचर क्या होगा? हर पार्ट का समान होगा, तो तापीय साम्य होगा। और यदि कोई निकाय तीनों साम्यावस्था में पाया जाए, तो वो थर्मल यानी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होगा, ऊष्मागतिक साम्यावस्था में होगा। ये क्या है? ये 4 तरह के आपके क्या है? साम्यावस्थाएं हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। चौथी साम्यावस्था तो आपको तभी पता रहेगी जब आपको ये तीनों याद हो, यानी मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। यदि तीनों में है सिस्टम, तो वो थर्मोडायनेमिक्स में होगा, ठीक है। तो ये था आपका सिस्टम के बारे में, जो साम्यावस्थाएं हैं और जो सिस्टम्स हैं, और परिवेश क्या होता है स्रोत का। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं, तो इसमें आ जाता है जीरोथ लॉ, ठीक है। 2 नियम पढ़ेंगे हम यहाँ, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, हमारे पास अभी मैंने आपको सिस्टम के बारे में बताया कि सिस्टम कितने तरह का होता है। तो मैंने क्या किया, एक ये बाह्य दीवार आइसोलेटेड सिस्टम की बनाई हुई है, ठीक है, और एक दीवार जो यहाँ ये भी आइसोलेटेड, ये भी आइसोलेटेड है, यानी रुद्धोष्म दीवार है जिसके जरिए ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर मैं इसको क्लोज्ड भी कर दूं यहाँ ऊपर से इस तरीके से, तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये A, B और C 3 कंटेनर हैं जिनको इस तरीके से संयोजित किया हुआ है। इसमें क्या है कि जो A, B और C हैं, ये 3 तरह के यहाँ द्रव भरे गए हैं, या 3 तरह के कोई पदार्थ भरे गए हैं। क्या? देखिए, ये जो है ये एक चालक दीवार है, ये एक ऐसी दीवार है जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन ब्लैक वाली लाइन के जरिए ना तो ऊष्मा ना पदार्थ किसी का ट्रांसफर नहीं होगा। ब्लू वाली लाइन में केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। तो कहा क्या जाता है जीरोथ लॉ में कि जो A है, अगर मैं इसको T1 बोल दूं, इसको T2 बोल दूं, इसके टेम्परेचर को T3 बोल दूं, तो ये बोलता है कि यदि A और C यानी A और B अलग अलग ताप रखते हो, ठीक है, यानी ये 2 किसी रुद्धोष्म दीवार से पृथक हो, लेकिन एक तीसरे
द्रव के साथ, यानी जो तीसरा पाथ है इसके साथ किसमें हो, तापीय साम्य में हो, यानी ये जो T1 है ये T3 के इक्वल हो और ये T2 है ये T3 के इक्वल हो। तो उस कंडीशन में जो T1 होगा वो T2 के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज आपकी जीरोथ लॉ के अंतर्गत आती है, यानी ये दो चीजें अलग अलग टेम्परेचर में भले ही हैं लेकिन इसके साथ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकती हैं और टेम्परेचर इक्वल करके इन दोनों का टेम्परेचर भी उस कंडीशन में इक्वल होगा। ये जीरोथ लॉ है। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड आगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।